नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। आज हम देखेंगे जो वैदिक काल था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक संगठन कैसे थे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको राजनीतिक व्यवस्था बताया था। एक एक टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक काल में नया टॉपिक है, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, और लिखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। तो देखिए, सामाजिक है, समाज में कैसी व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये आपको समझना होगा वैदिक काल में। तो एक बार फिर से मैप देख लेते हैं, रफ डायग्राम। तो आपको पता है कि ये वाला जो इलाका है पाकिस्तान के अंडर में आता है। यहाँ से माइग्रेशन हुआ था इनका, तो बोलेंगे आर्यों का। आ रहा है धीरे धीरे, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया। जो आर्थिक डेवलपमेंट था, आर्थिक व्यवस्था, उसमें बदलाव आया था। जो पूरा इलाका है इस साइड धीरे धीरे माइग्रेट हुए अंदर की ओर। तो आर्थिक व्यवस्था क्या थी, अनाज का अधिक प्रोडक्शन होने लगा, है ना, फिर श्रम का कंट्रोल होने लगा था। ये राजनीतिक व्यवस्था में देखे थे आप। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात अलग अलग शिल्पकारों का जन्म हुआ, उद्योग धंधों का जन्म हुआ। इसके फलस्वरूप जो था, एक नया वर्ण, नई जाति उत्पन्न हो रही थी। तो आर्थिक व्यवस्था से समाज में क्या लिखेंगे, आर्थिक व्यवस्था से समाज में सामाजिक परिवर्तन आया। आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आए। सामाजिक व्यवस्था के कारण बोलेंगे समाज जो था स्तर में बढ़ गया। जो समाज था बोलेंगे उसका स्तरीकरण हो गया। अब स्तरीकरण क्या होता है कि एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, चार स्तर, ऐसे करके समाज स्तर स्तर में बटा हुआ था। इस स्तर में कौन से लोग आएंगे, पुनः इस स्तर में किस तरीके के लोग हैं ये। तो प्रत्येक स्तर जो था, मान लेता हूँ फर्स्ट स्तर, स्तर सेकेंड, तो अलग अलग लोगों को रखा गया। ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर। तो प्रत्येक स्तर में अलग अलग तरीके के लोग आ गए। तो इससे समाज का स्तरीकरण होने लग गया। और ऋग्वेद में उल्लेख क्या है, आप पहले से पढ़े हैं कि आर्य व दासों का उल्लेख है। पुनः आर्य, दस्यु, फिर बोलेंगे आर्य व अनार्य, पुनः आर्य, और क्या बोलेंगे, मलेच्छ। इस साइड में फिर बोलिए देव और असुर। तो ऐसे करके पहले से जो आप ऋग्वेदिक ग्रंथ देखेंगे या बाद के ग्रंथ जो भी है, आर कैसे बटे हुए हैं, तो बोलेंगे आर मतलब देव, देव असुर के बीच में समाज का विभाजन है। पुनः समाज का विभाजन है आर दास्यों के बीच में, आर दस्यु के बीच में, आर अनार, आर मलेच्छ, ऐसे शब्दों का बार बार उल्लेख हो रहा है। तो समाज में स्त्रीकरण आ गया। एक साइड जो स्तर था, एक तरफ अलग लोग, दूसरे साइड में क्या थे, अलग लोग। अब सवाल ये था, ये सब कौन थे। आर तो बिल्कुल नई संस्कृति के थे, भारत में एंट्री कर रहे थे, रथ वाले थे, अग्नि की पूजा करने वाले थे, इंद्र का पूजा करने वाले, सोमपान करने वाले। तो ये क्या थे, असुर, दास, दस्युनार। तो बोलिए ये सब क्या थे। यहीं पे अंतर आता है, देखिए। आपको बोलना है कि जो उत्तर वैदिक काल था, सॉरी, जो उत्तर हड़प्पा काल था, धीरे धीरे हड़प्पा समाप्त हो रहा था, उत्तर हड़प्पा काल आ गया। इसका पतन का काल था हड़प्पा का। तो जो एग्रीकल्चर वाला बेल्ट था, ये क्या था, जो भी यहाँ तक पंजाब तक कर लीजिए और आगे कश्मीर तक। तो एग्रीकल्चर का पतन हो रहा था, कृषि तो कर रहे थे। उत्तरी हड़प्पाई लोग जो बच गए थे जब आर्यों ने अटैक किया था इन पे,
ठीक है, आर्यों का जब अटैक हुआ था उस समय कृषि कर रहे थे ये। और क्या थे, इनकी अलग से संस्कृति थी, व्यवसाय अलग से कर रहे थे ये। तो इनका अलग व्यवसाय था, कृषि कर रहे थे, तो इन्हीं को आर्यों ने असुर, दास, दस्यु, अनार, मले जैसे शब्दों का उल्लेख किया। अब यहाँ पे क्या था आपका, कि धीरे धीरे समाज कैसरीकरण होने लग गया। अब चार वर्ण स्पष्ट रूप से विभाजित हुए बाद के काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें जो चार वर्ण है आपका, इसका मैं स्पष्ट करूंगा आपका। फिलहाल देखिए चार वर्ण धीरे धीरे कैसे आ गए। तो चार वर्ण प्रणाली जो इस सामाजिक व्यवस्था में थी, इसको लिखेंगे आप चतुर वर्ण प्रणाली। तो इसमें क्या था, चार जो आपके लोग थे, ग्रुपों में बटे हुए थे, या समुदाय बोलिए या जाति बोलिए। सबसे पहले लिखेंगे चतुर्वर्ण प्रणाली में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, इसके बाद बोलिए वैश्य और शूद्र। ये चतुर्वर्ण प्रणाली ये था आर्यों का। तो इसमें चार वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र। इन तीनों को फिर एक साथ ऐसे कर लीजिए, इन तीनों के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, द्विज। और ये शूद्रों को बिल्कुल अनटचेबल बोल दिया गया, अस्पृश्य वाला, अनटचेबल, अछूत, ऐसे करके जो शब्द का उल्लेख हो रहा है। और पृष्ठ, अनटचेबल, अछूत जैसे शब्द का उल्लेख शूद्रों के लिए हो रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य को फिर द्विज में रख दिया गया और शूद्र को अलग वर्ग में रख दिया गया। अब सवाल तो ऐसा क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय था। देखिए व्यवसाय का क्लासिफिकेशन अलग अलग हुआ, नए नए उद्योग धंधे, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप होती है नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। आज भी नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भारत में नए नए सेक्टर बूम कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया सेक्टर है, रोबोटिक्स है, ड्रोन है, स्पेस है। जैसे जैसे आदमी विकास करता है, स्तर आगे बढ़ता है, नए नए उद्योग धंधे व्यवसाय क्या है, लगते लगते हैं, वो धंधे उद्योग स्थापित होते हैं। तो प्रत्येक उद्योग धंधे व्यवसाय से एक नई जाति को जोड़ा गया। ठीक है, इतनी जाति आई, शूद्रों के अंदर आई थी, क्या बोलेंगे, शूद्र के अंदर बहुत सारी जातियां आ गई। तो जाति का पहला कारण आप बताइए कि व्यवसाय, जैसे नाई, बढ़ई, सुनार, लोहार, ये अलग अलग जाति कैसे आई, क्योंकि देखिए कारोबार अलग अलग हो रहे हैं, समय के साथ अलग अलग सेवा उद्योग धंधे लग रहे हैं। नाई ये बाल काटने का या जो भी आप है उसमें लगे हुए थे। बढ़ई अलग से लकड़ी उकड़ी का काम करने वाले, सुनार सोने का काम करने वाला, लोहार इसी का, रथ का, नाव बनाने वाला, ईंट निर्माण करने वाला। तो अलग अलग जो उद्योग धंधे आ रहे थे, उसमें क्या किया गया, जाति को जोड़ दिया गया उद्योग धंधे से। और ये शूद्रों के लिए था, शूद्रों के अंदर सारी जाति को जोड़ दिया गया। बाद में जो सिर्फ व्यवसाय करने वाले लोग थे उसको वैश्य बोला गया, वैश्य शब्द व्यवसाय से बना हुआ है, तो ओनली व्यवसाय जो कर रहा है, ट्रेड, उसको वैश्य में रख दिया गया। अब यहाँ पे जो आप असुर, मलेच्छ, अनार जैसे शब्द जो सुन रहे थे, ये जब आर भारत में आए थे, क्या बोलेंगे, भारत में जब आर आए थे तो उनको भारत किस तरीके से लग रहा था, तो बोलेंगे, देखिए सबसे पहले ये बोल रहे हैं जो अनार लोग हैं, जो असुर लोग हैं, और मलेच्छ लोग, मतलब जो आर आ रहे हैं भारत में, इन्होंने अनार के लिए क्या बोला, कि इनकी भाषा स्पष्ट नहीं है। उनका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, भाषा स्पष्ट नहीं है। दूसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि ये कर्मकांड नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते। फिर बोल रहे हैं रीति रिवाज को नहीं मानते। रीति रिवाज, किसके रीति रिवाज नहीं मान रहे, आर्यों के रीति रिवाज नहीं मान रहे। इनकी रीति रिवाज है वो आर्यों जैसी नहीं है, आर जैसी नहीं है। फिर बोलेंगे चौथा क्या है, कि देखिए रीति रिवाज जो है बिल्कुल आर्यों जैसी नहीं थी, इसलिए अनार बोल दिया गया। फिर बोलेंगे चमड़े काले होते हैं इनके, अर्थात काली चमड़ी वाले थे, चमड़े काले थे। फिर बोलिए नाक चपटी थी,
ये कौन बोल रहा है? ये सब आर बोल रहे हैं अनार लोग के लिए, ठीक है, या असुर लोग के लिए, जो भारत में शेष हड़प जो उत्तर हड़प्पा के लोग रह रहे थे उनके लिए इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, उनका विशेषता बताया था कि स्पष्ट नहीं है उनकी भाषा, कर्म कांड नहीं करते वो, उनका रीति रिवाज आर्यों जैसा नहीं है, अनार्य हैं वो लोग, चमड़े इनके काले हैं अर्थात काले रंग वाले हैं, नाक इनकी चपटी रहती है। तो यहीं से स्थलीकरण प्रारंभ हो गया था। पुनः यहाँ पे आप बोलेंगे भाषा, भाषा के आधार पे विभाजन, कि आर एक साइड, अनार एक साइड, आर एक साइड, दास एक साइड, आर दास, आर दस्यु, फिर आर मलेच, देव असुर, ऐसे जो फिर से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जो भाषा के आधार पे फिर से डिवीजन किया। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, और भाषा जो था स्मरण किया जाता था, ट्रांसफर बाई ट्रांसफर हो रहे थे इनके, कोई लिपि नहीं थी। तो इनकी तो बिल्कुल भाषा अलग थी, लोकल लेवल पे जो भी अपना बोल रहे थे ये। तो बोला गया कि भाषा के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। एक तो इन्होंने आर्यों ने अपने साइड से क्लासिफिकेशन किया, दूसरा भाषा के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसमें ये दास हैं अनार हैं, इनको किस कैटेगरी में डाला गया? जो आर थे पशुपालक थे, और ये सब क्या थे? किसान थे, कृषि करते थे। तो कृषक व व्यवसाय। आर्य समाज कैसा था? कबीलाई समाज था अधिक वेद काल में, पशुपालन करते थे, पशुचारण करते थे, उनकी इकोनॉमिक्स पशुओं पे आधारित थी, घोड़े, रथ, इस पे। बाकी जो बच जाते थे किसान व्यवसाय, तो उनके लिए दस्यु, मलेच, असुर, अनार, दास जैसे शब्दों का फिर से उल्लेख करें। तो भाषा के आधार पर क्लासिफिकेशन बताइए, चार वर्ण प्रणाली बताइए, आर अनार, इसका अंतर स्पष्ट कर दीजिए आप। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि थोड़ा सा इसे अच्छे से देखिएगा, ये काफी टफ लगता है। चतुर्वर्ण प्रणाली धीरे धीरे स्थापित हुआ है भारत में, एक ही बार में नहीं आया है ना। अब जो ब्राह्मण है आपके व क्षत्रिय, इसके बीच एक संबंध था। ब्राह्मण क्षत्रिय एक ऊंचे वर्ग में आते थे, इनके बीच एक संबंध था, अर्थात दो वर्ग जो हैं आपस में एक संबंध बनाए हुए हैं। किस तरीके का संबंध बनाए हुए हैं? तो ब्राह्मण जो था ये दान के लिए, दक्षिणा के लिए क्षत्रिय शासकों पे डिपेंड था। बोलेंगे दान और दक्षिणा के लिए ब्राह्मण किस पे निर्भर था? ब्राह्मण निर्भर था क्षत्रिय पे। तो क्षत्रिय शासक था, ये क्या करता था? दक्षिणा और दान दोनों क्या करता था? ब्राह्मणों को देता था। बदले में ब्राह्मण से क्या पाता था क्षत्रिय? तो बोलेंगे ब्राह्मण से क्षत्रिय अपनी सत्ता को, अर्थात सत्ता में बैठ रहा उसको मानता मिलता था। तो सत्ता को मानता मिलता था, इसके साथ कर्म कांड करते थे, यज्ञ करते थे, और जो रीति रिवाज था इसको बताते थे, कानून उनून का निर्माण करने का काम ब्राह्मण करते थे, लागू करने का काम क्षत्रिय शासक करता था। तो शासन प्रणाली क्षत्रिय चला रहा है, लेकिन ब्राह्मण क्या कर अनुकंपा कर रहा है तब। तो इन दोनों के बीच एक संबंध था। अब ये दोनों क्या करते थे? जितने भी कर्म कांड होते थे, जैसे यज्ञ, तो यज्ञ से वैश्यों को और शूद्रों को बाहर रखा जाता था। तो यज्ञ हो, दान दक्षिणा वाला जो काम हो, वैश्यों और शूद्रों को बाहर रखा जाता था। इस तरीके से कर्म कांड के द्वारा क्षत्र ब्राह्मण एक सर्वोच्च वर्ग में आ गए। ये दोनों क्या थे? सर्वोच्च वर्ग में अपने आप को स्थापित कर लिए। ये तो ऐसे करके आपको बताना होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच एक क्या संबंध था, कि ब्राह्मण दान दक्षिणा के लिए क्षत्रिय शासक पे निर्भर था, बदले में ब्राह्मण जो था क्षत्रिय शासक के लिए कर्म कांड करता था, उसकी सत्ता को मान्यता देता था, आवश्यक पड़ने पर कानून का निर्माण करता था। फिर ये दोनों क्या करते थे? जब भी यज्ञ हो, कर्म कांड हो, तो वैश्यों शूद्रों को अलग रखते थे। इस तरीके से दोनों करते गए समाज से। सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्राह्मण क्षेत्र स्थापित हो गए, और शूद्र वैश्य नीचे में आ गए। सबसे नीचे में आ गया शूद्र,
जिसके अंदर कई सारी जातियां थी। अब यहाँ पे पुनः आपको बताना होगा कि शूद्र जो थे, शूद्र के अंदर कई जाति क्यों थी। तो आपको बताना होगा, व्यवसाय उद्योग धंधे के कारण तो था ही था। शूद्र लिखिए, शूद्र के अंदर कई सारी जातियां। तो जातियों का समूह, फर्स्ट कारण व्यवसाय बताया आप कि व्यवसाय और धंधे अलग अलग स्थापित हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरा बताइए कि आपस में जो शूद्र थे, अलग अलग उद्योग धंधों वाले आपस में क्या करते थे, तो विवाह भी स्थापित करते थे। तो विवाह में अनुलोम विवाह व प्रतिलोम विवाह, तो इनका अंतर है। अनुलोम विवाह प्रतिलोम, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह के कारण क्या था, नई नई जाति उत्पन्न हो रही थी। ये कुल मिला के है क्या, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह बोलेंगे इंटर कास्ट मैरिज है आज के डेट में, अंतर जात विवाह, इंटर कास्ट मैरिज। जो इंटर कास्ट मैरिज होते हैं आज के डेट में, उस समय अनुलोम विलोम प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से क्या हो रहा था, नई नई जातियां उत्पन्न हो रही थी और वो समाज में जुड़ते चले जा रही थी। तो बोलेंगे समाज में लगातार स्त्रीकरण बढ़ते जा रहा था। उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक स्त्रीकरण बढ़ा। समाज में इतना स्त्रीकरण बढ़ा, इतना डिवीजन हुआ समाज का कि देवताओं का भी विभाजन हो गया। क्या बोलेंगे, देवताओं का भी विभाजन हो गया। कैसे देवताओं का विभाजन हो गया, जो एक देवता थे वो दूसरे जाति वाला पूजा नहीं कर सकता था, आराधना नहीं कर सकता था। तो इसमें बोलेंगे कि समाज में स्त्रीकरण इतना अधिक बढ़ गया था उस समय कि देवताओं का भी बाद में विभाजन हुआ। जैसे अग्नि व बृहस्पति, अग्नि बृहस्पति ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण के देवता थे। ठीक है, क्या बताएंगे आप कि जो अग्नि था, बृहस्पति था, ये ब्राह्मण के देवता हो गए। ब्राह्मण को इन्हीं का पूजा करना होता था, आराधना करना होता था, स्तुति करना होता था। श्लोक लोग जो भी लिखे अग्नि और ब्राह्मण को, बृहस्पति को समर्पित था ब्राह्मण के द्वारा। पुनः जो इंद्र थे वह यम, इंद्र यम सोम, ये तीन देवता क्षत्रिय के देवता बन गए। क्षत्रिय इनकी पूजा करने लग गया। पुनः जो था शूद्र क्या था, तो बोलेंगे मारुत और रुद्र, रुद्र व मारुत। इसका पूजा कौन करता था, बोलेंगे वैश्य करता था, व्यापारी वर्ग वैश्य। पूषण, तो पूषण एक देवता थे, इसका पूजा शूद्र करते थे। तो सोचिए समाज में किस तरीके से स्त्रीकरण था कि देवताओं का भी विभाजन कर लिया गया था उस समय। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि वर्ण क्या था, तो वर्ण व्यवस्था, आप ये पूरा वर्णी व्यवस्था देख रहे हैं, समाज के स्त्रीकरण। वर्ण, वर्ण देखिए, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, सीधा सा मतलब होता है वर्ण, इसका हिंदी है। रंग में क्या, काला रंग, सफेद रंग, पीला रंग, ऐसे अलग अलग रंग होते हैं। आज भी क्या है, जो मानव की जाति नीच जातियां अलग अलग दिखाई देंगे। एक साइड नीग्रो अफ्रीका के लोग जो काले हस्ती दिखाई देते हैं। पुनः जो यूरोप के कंट्री के लोग हैं वो क्या है, व्हाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं। भारतीय लोग जो है मिक्सर दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के लोग का रंग रूप अलग है। पुनः पीला रंग क्या दिखाई देता है आपको, चाइना, मंगोलिया। तो इस तरीके से वर्ण रंग के आधार पर भी पहचाने जाते हैं। तो आर्य जो थे वह सफेद चमड़ी के लोग कहलाते थे। बाकी जो था शूद्र अर्थात उत्तर वैदिक काल, उत्तर हड़प्पाई काल के लोग जो थे वो काले रंग के थे। तो वर्ण के आधार पे भी ये व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो कोई एक स्पष्ट कारण नहीं बता सकते कि समाज का इतनी स्त्रीकरण क्यों था। तो भाषा के आधार पे, वर्ण के आधार पे, उद्योग धंधे व्यवसाय के आधार पे लगातार समाज का स्त्रीकरण हो रहा था। इसी तरीके से और स्त्रीकरण बढ़ने का कारण था कि आपका एक पंचजन का भी कंसेप्ट है कि एक कबीलाई के लोग अलग अलग जगह गए होंगे, उन्होंने उस क्षेत्र पे शासन किया, पुनः वहाँ के लोग को अपने अंडर किया होगा। तो ऐसे कारण के पंचजन का कंसेप्ट है। ये देखिएगा, कई कई पूछता है पंचजन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो पंचजन में आपको 5 वंश बताना है। ये वंश है, 5 वंश है। पंचजन जो है वंशों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बोलिए इसमें
जैसे यद्दू, फिर बोलिए अन्नू, तुर्रू, तुर्बसु, त्रियु, पुरु है यहाँ पे, पुरु। ये 5 अलग अलग कबीलाई लोग थे। ये वंश से अलग अलग भारत के कोने पे स्थापित हुए, तो इन्हीं के आधार पे धीरे धीरे वंश प्रणाली स्थापित हुई। तो वंश प्रणाली भी धीरे धीरे आगे आई, ये भी एक कारण है। तो पंचजन का कंसेप्ट है कि 5 वंशों से जुड़ा हुआ है। एक और है, देखिए गोत्र। गोत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये आप सामाजिक व्यवस्था देख रहे हैं, आप कि क्या पढ़ना है कि समाज में कैसी कैसी व्यवस्था थी। तो स्त्रीकरण क्या है। अब एक गोत्र भी है। गोत्र शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, तो बोलेंगे गोत्र का मतलब होता है गाय से जुड़ा हुआ है, गायों का समूह। गोत्र का मतलब है गायों का समूह, ठीक है। ये गोत्र पहले ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल होता था। जो ब्राह्मण थे वो अपने वंश की पहचान कैसे करते थे, तो गोत्र के माध्यम से करते थे। बहुत सारे ब्राह्मण का आपने नाम सुना, विश्वामित्र थे उस समय, है ना, फिर है वशिष्ठ थे। तो ऐसे करके जो ब्राह्मण थे वो अपने वंश से पहचाने जाते थे। तो एक वंश को पहचानने के लिए क्या था, गोत्र का इस्तेमाल होता था। बाद में फिर एक गोत्र क्षत्रियों के लिए आने लगा। क्षत्रिय वंश जो थे अपने आप को एक गोत्र से जोड़ लिए, तो क्षत्र वंश पुनः गोत्र से जुड़ा। अब धीरे धीरे गोत्र भी आगे बढ़ा। बोला गया कि एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, इसे बोला गया संगोत्र। संगोत्र अर्थात एक गोत्र में विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वंश धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक परिवार आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो एक ही परिवार के अंदर वंश प्रणाली आगे बढ़ी। और गोत्र जब स्थापित हुआ तो संगोत्र हो गया कि समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। फिर इसमें एक मापदंड बनाया गया कि माता के साइड से, अर्थात जो माता है उसके साइड से 7 पीढ़ी और पिता के साइड से 5 पीढ़ी, इनके बीच विवाह नहीं हो सकता इन दोनों वंशों में, मतलब ब्राह्मण वंश या क्षत्रिय वंश। तो गोत्र इन्हीं के लिए विशेष रूप से था। वैश्य शूद्रों के लिए तो अलग कर दिया गया था, उनका कानून रीति रिवाज बिल्कुल अलग था। तो जो ब्राह्मण वंश था, क्षत्रिय वंश था, उसमें एक ही गोत्र में विवाह पे प्रतिबंध था। और स्पष्ट बोला गया था कि माता के साइड से 7 पीढ़ी, पिता के साइड से 5 पीढ़ी विवाह आपस में नहीं कर सकते। तो ये आपका गोत्र बोलेंगे। गोत्र का सिंपल मतलब है गायों का समूह और एक ग्रुप जिसके आधार पर वंशों को पहचाना जाता था। कोई ना कोई वंश इससे जुड़े हुए थे, गोत्र से। अब जैसे अभी राजपूत हैं जो क्षत्रिय अपने आप को स्थापित करते हैं, तो लिच्छवी वंश, सॉरी लिच्छवी गोत्र है, लिच्छवी गोत्र। फिर एक और गोत्र है, आप बोलेंगे कि सास गोत्र। वंश में ऐसे जोड़ा जाता है चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, पुनः बाद में अग्निवंशी आया। तो ये वंश है, वंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी अपने आप को जोड़ रहे हैं। और एक गोत्र है, लिच्छवी गोत्र है कि शाक गोत्र है। तो गोत्र और वंश, तो गोत्र का पहचान वंश से था, वंश का पहचान गोत्र से था। तो पंचजन वाला जो है आपका, तो क्या था ये। इसके बाद देखिए, सबसे स्टार्टिंग में क्या, ऋग्वेद काल में ही आर्यों के बीच में भी डिवीजन था। अब ये भी प्रश्न आता है कि ये तो आर्यों ने जो उत्तर वैदिक, सॉरी उत्तर हड़प्पाई लोग थे, इनका डिवीजन किया, मापदंड बनाया। क्या इसी तरीके से मापदंड आर्यों के बीच भी था? क्या आर्यों के बीच भी, यहाँ पे अब टॉपिक है कि आर्य के बीच में भी क्लासिफिकेशन, स्त्रीकरण था या नहीं? आर्यों के बीच स्त्रीकरण, तो देखिए आर्य पहले ही से इनका भी स्त्रीकरण था, विभाजित थे। तो इसमें योद्धा, पुरोहित और सामान्य जनता थे, अर्थात आर्यों का भी खुद में डिवीजन था। इन्होंने भारत के लोगों के लिए डिवीजन किया जो रह रहे थे उस समय, लेकिन स्वयं आर्य भी बटे हुए थे, एक योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग में, समान जनता के बीच में बैठे हुए थे। देखिए ऋग्वेद काल में
जो ऋग्वेद काल है, इसमें जाति का निर्धारण जन्म से नहीं होता था। जो जाति थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती थी। ठीक है, आपको बोलना है ऋग्वेद काल में जो जाति थी वो जन्म से निर्धारित नहीं होती। जैसे आज इंडिया में कि जन्म लिया तो एक विशेष जाति में ही जन्म लेगा, ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था कि जाति जन्म के आधार पे एक व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता था। जो एक व्यक्ति है वो चाहे ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य, शूद्र, कुछ भी बन सकता है। तो चार जो वर्ण है, ये प्रणाली है, चार वर्ण प्रणाली, इसमें से किसी में भी एक व्यक्ति शामिल हो सकता था। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन सकता था। ऋग्वेद के श्लोक में उल्लेख भी है कि 9वें मंडल में बोल रहा है एक आदमी कि मेरी माता अनाज पीसती है तो पिताजी वैद्य हैं और हम सोम का अपान करते हैं, ऐसे करके उल्लेख किया गया है। तो 9वें मंडल में भी उल्लेख है कि एक ही व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता था। तो आर्यों के बीच भी स्त्रीकरण था और जाति जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती थी। ओपन खुले विचार के थे आर्य लोग। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में समाज का डिवीजन हुआ बहुत ज़्यादा। वो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आए थे। बहुत ज़्यादा जटिल समाज हो चुका था। देखें आप कैसे कि देवताओं का भी विभाजन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका आश्रम व्यवस्था की। देखिए एक शब्द है आश्रम। आश्रम व्यवस्था बाद के काल में मिलता है, लेकिन फिर भी आश्रम है कि जीवन का चरण, अर्थात आश्रम का मतलब है जीवन का चरण। कि जीवन लाइफ कितने साल का था। इन्होंने लाइफ को चार भागों में बांट दिया था, 25-25 साल का। तो आश्रम व्यवस्था क्या बोलेंगे, जीवन का चरण है जो लाइफ जिया जाता है। 25 साल ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम क्या है, एक प्रणाली है, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का, जीवन जीने की पद्धति कि इसी आधार पे जीवन को जिया जाए। तो बोलिए कि पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, पुनः वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। संन्यास ले लेना है लास्ट आश्रम में। तो जिंदगी का 25-25 साल का बांट दिया गया था कि 25 साल पढ़ने का, 25 साल गृहस्थी बसाने का, 25 साल जो है वानप्रस्थ है, अकेले तपस्या करना, और अंत में संन्यास की सभी को छोड़ देना है, मोह माया सब चीज। तो ऐसे करके जीवन को बांट दिया गया था। लेकिन फिर से ये ऊंची जाति के लिए थी, निम्न जाति के लिए नहीं। निम्न जाति कोई भी शुरू का, जैसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ, सॉरी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ मान नहीं था। वो चाहता था सिर्फ गृहस्थ आश्रम जिए, तो गृहस्थ आश्रम में रखा जाता था। ये ऊंची जाति के लिए थे आश्रम व्यवस्था। तो सीधा बोलिए कि द्विज, जो तीन शब्द द्विज है, ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो पालन करते थे आश्रम व्यवस्था का। विशेष रूप से आप बोलेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको पालन करना होता था आश्रम व्यवस्था का। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए बने हुए थे आश्रम प्रणाली। शूद्रों को छूट था। और वैश्य जो था वो क्या है, गृहस्थ आश्रम बस जिए, ये था। इसका उल्लेख किया गया आश्रम व्यवस्था का, तो बोलेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में, पुनः छंदोग उपनिषेद में। दो उपनिषेद, तो उपनिषेदों में भी उल्लेख है, साथ साथ में क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उल्लेख है आश्रम व्यवस्था का। ये आपको बताना होगा। बाद में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंत में आश्रम व्यवस्था स्पष्ट रूप से था। ऋग्वेद काल में आश्रम व्यवस्था नहीं था, तो ऋग्वेदिक काल को इससे अलग रखा गया। अब यहाँ पे एक विशेषता है कि वर्ण जो व्यवस्था थी उसकी क्या विशेषता है। तो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है इसकी क्या विशेषता थी, क्यों होता था ऐसा वर्ण व्यवस्था। क्या कोई लाभ था, प्रॉफिट था। सबसे बड़ा क्वेश्चन, विशेषता क्या थी, क्या कोई प्रॉफिट या लाभ थे। तो सबसे पहले क्या बोलिए कि वर्ण व्यवस्था के कारण समाज एक नियम पे चलता था। जो समाज था एक नियम पे चल रहे थे।
लगातार प्राचीन भारतीय समाज इसी पे वर्ण व्यवस्था पे टिका हुआ था, लगातार इसी नियम पे ही चल रहे थे, क्योंकि हर वर्ण के लिए अपना अपना नियम था। दूसरा क्या करेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, इसके कारण जो उद्योग धंधे थे उसमें स्किल का डेवलपमेंट भी हो रहा था। जो उद्योग धंधे थे उसमें निखार आता था। फिर वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में क्या थी, शांति स्थापित थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, एक इंटरफेयर नहीं था। तो शांति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के कारण थी। अब क्या था, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा पाठ कराना, कर्म कांड कराना, यज्ञ कराना, रीति रिवाज बनाना, ऐसे ब्राह्मण का काम था, बटा हुआ था, फिक्स है, इसको यही करना है ब्राह्मण को। लगातार भारतीय समाज में जब तक अंग्रेज नहीं आ गए यही व्यवस्था पे चलते रहा भारतीय समाज, 2500 साल से चलते आ रहा था। क्षत्र जो था शासन करेगा, जिसका काम है शासन करना, समाज की सुरक्षा प्रदान करना, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना, युद्ध करना। तो जो युद्ध करेगा, योद्धा होगा, वो क्षत्रिय होगा। वैश्य कारोबार करेगा। वैश्य का क्या काम है, ट्रेड करना, व्यापार करना। इंटर डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, ये वैश्यों के पास था, खूब धन संपत्ति कमाते थे ये। धन और संपत्ति कराने के बाद भी समाज में इनकी प्रतिष्ठा इन दोनों से बहुत कम थी। कभी कभी ये विद्रोह भी करते थे। इसी तरीके से शूद्र भी क्या है, विद्रोह करते थे। तो शांति व्यवस्था थी, कभी कभी होता था। अपवाद है शूद्र, ये कृषक थे, किसान व शिल्पकार। तो ऐसे करके शूद्र, कृषक और शिल्पकार थे। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है इसको लेके भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। भारत के सारे राजनीतिकों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, और कुछ जो राजनीतिक है उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया है। इसमें महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और जाति व्यवस्था को गलत मानते थे। तो ये ऐसे करके समाज जब स्पष्ट डिवीजन में चल रहा था, एक नियम कानून से बने थे, इनको यही करना है तो इसी में करते थे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो क्या स्थिति थी उनकी, यहाँ पे टॉपिक है आपका महिलाओं की स्थिति। महिला की स्थिति वैदिक काल में महिला क्या थी, तो पहले इसमें भी आपको डिवीजन करना होगा। ऋग वैदिक काल में महिला, ऋग वैदिक काल में महिला, और इधर उत्तर वैदिक काल में महिला। ऋग वैदिक समाज काफी खुला हुआ समाज था। तो यहाँ पे देखिए ऋग वेद काल में महिला जो थी, पहले बोलिए सिंगल विवाह होता था, एकल विवाह। बहु विवाह बहुत कम होता था, अपवाद था, बोलेंगे बहु विवाह बहुत कम था। ठीक है, कम था। तो सिंगल विवाह अधिक था, बहु विवाह नाम भर के लिए था। पुनः जो महिला थी शिक्षा प्राप्त करती थी, महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। जैसे गार्गी महिला, एक है गार्गी, दूसरा है मैत्री, ऐसे विदुषी है ये। तो क्या करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और श्लोक भी लिखती थी, पढ़ाने का भी काम करते थे। तो शिक्षा व्यवस्था महिलाओं को फुल प्राप्त था। उसके बाद महिला क्या थी, सभा कमेटी में भाग लेती थी, याद होगा आपको, सभा व समिति वाला। सभा तो जेंटलमैन लोग का था, कमेटी में आम जनमानस थे, इसमें महिला पार्टिसिपेट करती थी। तो महिला भाग लेती थी। सती प्रथा नहीं था। पुनः बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं थे। तो देखिए एक तरीके से महिलाओं को फुल आज़ादी ऋग्वेदिक काल में मिला था, कि शिक्षा प्राप्त कर सकती है, सिंगल विवाह होगा। फिर है गार्गी मैत्री जैसी विदुषी महिला एजुकेशन प्राप्त की थी। सभा कमेटी में महिला पार्टिसिपेट करती थी, सती प्रथा जो नहीं था, बाल विवाह नहीं था। इसका उल्टा करते चलिए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिर गई बहुत ज्यादा। महिला की स्थिति
शूद्रों की जैसा हो गई थी। ठीक है, ये अधीनस्थ हो गई, पुरुषों के अंदर अधीन आ गई। इनका जो वर्चस्व था ऋग्वैदिक काल में, इनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो गया, ये पुरुषों के अंडर आने लग गई। और इसके बाद क्या बोलेंगे, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। शिक्षा से वंचित कर दिया गया, बिल्कुल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती थी। गृह घर में इनको एक तरह से गृह कार्य करना होता था, घर के बाहर भी ये नहीं जा सकती थी, ये मिल भी नहीं सकती थी किसी से, तो गृह कार्य में लीन हो गई। पुनः इसके बाद बोलिए सभा कमेटी से बाहर रख दिया गया इन्हें, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था उससे बाहर रख दिया गया। पुनः सती प्रथा जो था मान होने लग गया। बाल विवाह, मानो बाल विवाह बहुत अधिक होने लगे उत्तर वैदिक काल में। बचपन में ही लड़कियों की शादी करने लग जाते थे। तो उत्तर वैदिक काल आते आते देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में कितना भारी गिरावट आया। तो आपका ये है महिलाओं की स्थिति। पुनः अब बात कर लेते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा इसे। भाषा, जो आर्य थे ये लिपि का विकास नहीं किए थे, सबसे बड़ा चीज था। इनकी खुद की लिपि नहीं है, इन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। बड़े बड़े ग्रंथ तो लिखे ये, लेकिन वो मौखिक थे। भाषा है, यहाँ ऋग्वेद काल में आप भाषा पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद और उत्तर वेद भाषा। तो उत्तर वेदिक बताइए, ऋग्वेदिक बोलिए कि भाषा और लिपि का विकास। भाषा तो हमेशा रहती है, तो भाषा तो थी, लिपि का विकास नहीं हुआ था।